मैं खुद जब से दया भाभी नहीं है ना तब से मेरे को भी कुछ ऐसा लगता है कि भाई कुछ मिसिंग है और एक चैलेंज आएगी लाइफ में। नया दया भाभी लेके आएंगे कुछ महीनों में, आप देखेंगे कि माता जी चलो गरबा हो जाए, जाओ तो प्यार से जाओ, दिल दुखा के जाके जो हमने साथ में जो खुशियाँ बांटी है तो वो तकलीफ बहुत होती है। पता नहीं क्यों लोग इतने नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ भी बोलने लग जाते हैं। क्या लीप आएगा या कुछ होगा इसके बाद दया की एंट्री होगी? मेरी क्रिएटिव टीम के साथ वही थॉट में लगा हुआ हूँ कि आगे मैं कैसा करूँगा, और दया भाभी आने के बाद दया भाभी के साथ हाँ जबरदस्त रहेगा। इस टाइम का जो मदर्स डे है वो हमको सबको हमारी भारत माता को समर्पित करना चाहिए। आज आपको मैं उस दौर ले जाना चाहता हूँ जब आप इंडस्ट्री में आए भी नहीं थे, आना चाह रहे थे। कैसे हुआ था ये सब? कैसे असित जी प्रोड्यूसर बने, कैसे एक्टर बने? थोड़ा सा इस फील्ड में कैसे रुझान हुआ, थोड़ा वहां से हम स्टार्ट करना चाहेंगे। देखिए तो बहुत लंबी कहानी है और वही जाने के लिए हम आए हैं। तो कुछ कुछ ऊपर से बोल सकता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था तभी मैं इंटर कॉलेजिएट ड्रामा कंपटीशन में हिस्सा लेता था, और तभी प्ले को ड्रामा होते थे, वन एक्ट प्ले होते थे, तो मैं प्ले को ट्रांसलेट भी करता था। तो मैंने कुछ मराठी प्ले को भी ट्रांसलेट किया था, एक्टिंग भी करता था प्ले में। उसमें अवार्ड भी बहुत जीते, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, आईआईटी, मूड इंडिगो एक फेस्टिवल होता है, फिर जेवीएस कॉलेज का एक मल्हार करके फेस्टिवल होता है, वहाँ सब जगह से बहुत अवार्ड मिले। फिर एक्टिंग से धीरे धीरे मन डायरेक्शन की तरफ चला गया, और मेरा फैमिली में कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी थोड़ा हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे। तो पढ़ना भी ज़रूरी था, एक गुजराती फैमिली में से हूँ, तो राइट टाइम पे शादी हो जाए तो लोग स्टॉक मार्केट भेज देते, शेयर बाजार या बिजनेस करो या कुछ जॉब करो। सीए करने का सोचा, कुछ पल्ले पड़ा नहीं, छोड़ दिया। मतलब इतना किताब कौन पढ़ेगा, अकाउंट्स छोड़ दिया। तो सीए का भी मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब इतना गिनती प्लस माइनस क्या है उसके लिए, इतना यानी अलग सब्जेक्ट है। स्टॉक मार्केट में थोड़ा टाइम जॉब किया, फिर मैंने सोचा नहीं भाई यही काम करते तो स्ट्रगल होगा। तो धीरे धीरे गुजराती थिएटर में काम किया, फिर हिंदी सीरियलों में कुछ असिस्ट किया, और फिर ऐसे ही आगे बढ़ते गए, गुजराती सीरियल प्रोड्यूस किया। तो इच्छा थी डायरेक्ट करने की, क्योंकि एक्टिंग से मुझे ज़्यादा लगा कि मैं डायरेक्शन अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे डायरेक्शन कौन देगा, क्योंकि डायरेक्टर पे पैसा लगाने वाला तो कोई चाहिए, कोई प्रोड्यूसर चाहिए। तो मैंने बोला भाई तो एक काम करते हैं, पहले प्रोडक्शन समझ लेते हैं जी। तो कोई भी प्रोड्यूसर को बता सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्शन करते करते फिर प्रोड्यूसर बन गया, और फिर अंदर का जो मेरा एक शो बनाने का जो क्रिएटिविटी जो भी था एज ए एक्टर और एज ए डायरेक्टर, जो मेरा थॉट था, तो मैंने कि कैसा शो बनाया जाए, शो कैसा क्रिएट किया जाए, लोगों को क्या पसंद आएगा। और मेरा रीडिंग भी अभी थोड़ा कम हो गया है, एक ज़माने में अच्छा खासा था, मेरे हाथ में कोई ना कोई किताब होती ही थी। अच्छा। अभी ये जब से डेली सीरियल हो गए तब से रीडिंग थोड़ा कम हो गया। तो ये बहुत जद्दोजहद स्ट्रगल, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं कि ऐसा कभी कभी मन होता है कि किताब लिखूं, तो बहुत सारी बातें हैं। तो धीरे धीरे एक पहले शो प्रोड्यूस किया, हम सब एक है, 1998 में। तभी भी मेरा इंटेंशन एक ही था कि हमारा जो इतना बड़ा देश है, सब लोग मिलजुल के रहने चाहिए, और कहीं ना कहीं फैमिली वैल्यूज, अपनी संस्कार। तो मुझे राज कपूर जी भी अच्छे लगे, क्योंकि जिस तरह से वो एक स्टोरी टेलिंग करते हैं, म्यूजिक, और हमारे ऑडियंस को वो दिल में लग जाता है। आज भी उनके गाने सब याद है। फिर बहुत सारे मेकर्स के बचपन में जो फिल्म देखते थे, अमिताभ बच्चन, अमर अकबर एंथनी, मनोज कुमार से भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उन्होंने ऐसे सिनेमा बनाया कि जो देश की संस्कृति, देशभक्ति, वो सब अलग बात थी। तो वही मनमोहन देसाई, सब मिक्सचर। तो ऐसा नहीं कि मैं एक जन को फॉलो करता हूँ, लेकिन एंटरटेनमेंट विथ वैल्यूज कैसे होना चाहिए, तो वो मेरे माइंड में था। तो हम सब एक ही भी बनाया, तो भी अलग अलग फैमिली के लोग एक घर में कैसे रह सकते हैं,
तो वो भी एक इंडिया का थॉट था कि साथ साथ में हम फैमिली वैल्यूज़ कैसे दिखा सकते हैं। तो जो भी शो बनाए ना उसके पीछे एक थॉट होता है, एक कैरेक्टर होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी शो दिमाग में आया कहानी बना दो और दे दिया। तो मेरे जितने भी शोज है वो लंबे चले। चैनल को भी मेरे पे भरोसा आया कि ये बंदा जो बोलता है ना वो करके दिखाता है, क्योंकि जो मैं नरेट करता हूँ ना तो वो बराबर उसी तरह से कोशिश करता हूँ कि वही पर्दे में दिखे। तो हम सब एक बना, मेरी बीवी वंडरफुल था। मेरी बीवी वंडरफुल मैंने वो टाइम पे बनाया जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्टोरी चलती थी। अभी किसका हस्बैंड बेचारा सीधा हो, वाइफ सीधी है, तो अभी घर में सबको टीवी सीरियल देख देख के डाउट हो रहा है यार कुछ तो होगा, किसका फोन था, किसका मैसेज आया जी थोड़ा मेरा भाई दिमाग में सबके जा रहा है। तो मैंने सोचा क्या पॉजिटिव शो बना सकते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि आप कुछ भी करो आना तो घर पे ही है, जो भी सुख है वो तो अपना घर पे ही होता है। तो मेरी बीवी वंडरफुल वो एक इंग्लिश शो था बिविच करके, तो उसको इंडियन उसके अंदर मैंने एडप्ट किया, वो भी बहुत अच्छा रहा। फिर एक सारथी करके शो बनाया था, वो सारथी में थोड़ा आज भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भगवान कृष्ण का कहीं ना कहीं योगदान है। जो लोग मानते हैं कि भगवान कहीं ना कहीं है, आप जब कोई ऐसी परिस्थिति में अटक जाते हो, जब कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, पता नहीं आपको रास्ता मिल जाता है। अगर आप अच्छे मन से सोचते हो, ऑनेस्ट हो, तो आपको रास्ता मिल जाता है। exactly. मालूम नहीं होता है कौन आता है, कौन आपको हाथ पकड़ के वो तकलीफ में से बाहर निकाल देता है। वो होता है, बहुत लोगों ने महसूस किया होगा, मैं तो बार बार महसूस करता हूँ। इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि भाई मेरा तारक मेहता का उल्टा चश्मा मैं नहीं चला रहा हूँ, हमारे भगवान चला रहे। तो क्योंकि बहुत तकलीफें आती है, हम इतने सक्षम नहीं होते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि हर तकलीफ का, हर मुसीबत, हर टेंशन का मेरे पास जवाब है। कोई दोस्त मिल जाता है, कोई परिवार, कभी तो कोई ना कोई निमित्त बन जाता है। तो वो थॉट पे वो शो था, तो वो भी अच्छा चला और वो 750 एपिसोड चला। फिर वो टाइम में क्या कॉमेडी सीरियल बंद थी। आप देखेंगे तो 2001 से लेके 2005 तक हमारे भारतीय टेलीविजन ने हंसना छोड़ दिया था। यानी कोई कॉमेडी शो नहीं था। इक्कल दुक्कल कोई आता था ठीक है, तो कोई नहीं होता था तो देख लेते थे। मेरे 2 शो चलते थे, बंद हो गए क्योंकि वो सास बहू का ऐसा तूफान आ गया। होता है ऐसा कभी कभी, तो एक दौर आता है। हाँ ठीक है, वो भी शो अच्छे थे, ऐसा कोई शो का मैं ये नहीं करता हूँ। तो उसमें सारी कॉमेडी सीरियल बंद हो गई, वीकली शो की जगह पे डेली शोज चालू हो गए। तो और मेरा दुकान का तो शटर एकदम डाउन हो गया। मैं बोला भाई अभी करेंगे क्या जी? क्योंकि टेलीविज़न कुछ अलग ही माहौल पे चला गया। तो सारथी सीरियल डेली सीरियल था, वो सीरियल से मैंने बहुत कुछ सीखा कि एक शो को ब्रांड कैसे बनाया जा सकता है, चैनल का थॉट क्या होता है, ऑडियंस को कैसे अभी समझना पड़ेगा, क्योंकि रोज का शो है, रोज लोगों को आदत लगनी चाहिए, रोज अपना शो देखने के लिए लोग आने चाहिए। तो ऐसी कहानी बनाओ कि जो लोगों को पसंद आए। फिर मैंने सोचा कोई कॉमेडी शो तो है नहीं, तो हमारे गुजराती में एक बहुत बड़े ह्यूमरिस्ट हो गए जो तारक मेहता, उनका एक कॉलम था, कोई कहानी नहीं थी, सिर्फ कॉलम था, दुनिया ने ऊंधा चश्मा। उसमें कुछ कुछ कैरेक्टर ऐसे थे, यानी कॉलम बहुत हिलेरियस था, यानी आप कॉलम पढ़ के आप अकेले हंस सकते हो। और वो मैं कॉलम का फैन था। जैसे वो मैगजीन आता था, मैं कॉलम के पत्ते, पहले कॉलम पढ़ लो फिर बाकी सब आर्टिकल पढ़ो, हो गया। तो मैंने बोला ये कॉलम के जैसा लोगों को प्यार मिलना चाहिए। तो उसके कुछ किरदार थे, उसमें जेठालाल किरदार था लेकिन अलग था। वो कॉलम में बहुत कुछ अलग था, क्योंकि वो तो प्रिंट मीडिया था, वो भी कॉलम था। तो और वो सटायर पे था, जैसे शरद जोशी जी प्रतिदिन लिखते थे, पूला देशपांडे ने भी मराठी लिटरेचर में बहुत, उन्होंने तो प्ले भी लिखे, वो तो कहानी भी, हमारे तारक मेहता भी बहुत कहानी प्ले लिखे हुए हैं, वो ड्रामेटिस्ट थे, बहुत अच्छे प्ले लिखे थे उन्होंने। तो मैंने सोचा इसको अभी हम लोग स्टोरी में कैसे कन्वर्ट करें। बहुत मेहनत की, कुछ लोगों ने मना किया कि भाई तू क्यों ये कॉलम को हाथ लगा रहा है, अगर फेल हो जाएगा तो तेरा नाम एकदम गुजराती लोगों में ऐसा लगाएगा कि भाई तुमने इतना बड़ा कॉलम का एकदम सत्यानाश कर दिया, क्या कर दिया तुमने। डिफिकल्ट काम था, लेकिन मेरा एक थॉट था और मैं उसके पीछे लग गया।
बहुत सारा रिसर्च किया कि आज का ऑडियंस को ये कॉमेडी कैसे लगेगी, क्या होगा। तब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं उनको लेके चला जाता था टाउन, स्टोरी उनको सुनाता था। जो मैं हिंदी कहानी सोचता था तारक मेहता की, पहले उनको सुनाता था, उनको अच्छा लगता था तो मैं, हाँ चलो अच्छा लग रहा है, अच्छा, इंटरेस्ट ले रहे हैं, पहले घर तो से ही शुरुआत हाँ हुई। तो शुरुआत हुई, धीरे धीरे लोगों को सुनाया, क्योंकि लोग उस टाइम पे कॉमेडी सीरियल के उसमें थे नहीं। चैनल के पास में लेके जाता था, वो लोग को कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि नहीं नहीं ऐसा कैसा शो, इसमें कोई हीरोइन नहीं है, कोई लव नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं सास है, बहू का ड्रामा सोसाइटी का स्टोरी है, तो कैसे चलेगा। तो मैंने उसको बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, बहुत सारे चैनल में सब कुछ सुनाया, लेकिन जो हम कहते हैं ना, जो चीज़ तब भी होती है जब ऊपर वाले को मंजूर होता है। तो सोनी टीवी ने जब सब टीवी को कॉमेडी चैनल बनाया, तो वहाँ से मुझे कॉल आया कि सर आप कुछ हमारे लिए बनाइए, आपने अच्छे अच्छे कॉमेडी शोज बनाए हैं। तो मैंने कॉमेडी में भी हमेशा एक फॉर्मेट रिपीट नहीं किया है, अलग अलग टाइप का कॉमेडी। तो मैंने उनको ये सुनाया, तो उनको भी ऐसे लगा कि नहीं भाई ये तो चलेगा नहीं चलेगा मालूम नहीं। बोलते हैं 104 एपिसोड का एग्रीमेंट करते हैं। मैंने करो 208 एपिसोड का, आपको पसंद नहीं आएगा बंद कर देना, लेकिन मेरे को विश्वास है और मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ, क्योंकि तभी मेरे पास कुछ ज़्यादा काम नहीं था, क्योंकि पूरा फोकस इस पे था, फोकस उसी पे था। तो और तभी उस टाइम पे ऑडियंस को पहचानना, सब कुछ करना, और धीरे धीरे स्टार्ट में थोड़ी तकलीफ भी हुई है, पहले 2-3 एपिसोड अच्छे नहीं बने थे, और लेकिन समझ में आ गया कि ऑडियंस को क्या चाहिए। धीरे धीरे हम लोग आपस में जाके, कोई भी सोशल फंक्शन होता था मैं वहाँ पहुँच जाता था, लोगों का रिस्पॉन्स लेता था, और धीरे धीरे मैं भी सीखते गया, आज भी सीखता हूँ। 17 एपिसोड हो गए, 17 साल हो गए, 4300 एपिसोड, 4400 एपिसोड होंगे अभी। 17 साल 4400 एपिसोड के बाद में भी आज दुनिया बदल रही है, रोज नई नई टेक्नोलॉजी आती है, लोगों के थॉट बदल रहे हैं। तो आज भी मैं सीखता हूँ कि आज लोगों को क्या स्टोरी पसंद आएगी, रोज का एपिसोड है। तो ऐसे ही बस चलता गया, करते गए और मज़ा आ रहा है। रोज सुबह होती है, आज का शूटिंग की स्क्रिप्ट क्या है, शूटिंग क्या होगा। तो जैसे न्यूज़पेपर रोज निकलता है, वैसा वो जो ऑफिस का हालत होता है वैसे हमारा होता है। जी, क्योंकि वो हमने देखा यहाँ पर आकर, यहाँ बैठ के भी आप बात कर रहे थे। बट जैसा आपने बोला कि चूंकि एक बड़ी स्टार कास्ट है, राइट, एक जैसा सिर्फ हीरो हीरोइन नहीं थे, पूरे एक मोहल्ले की कहानी लेकर के आना, और ऊपर से सारे दामोदार आप पर, तो ये बहुत मुश्किल काम था। एक तो कास्टिंग कैसे होगा, कैसे पूरा कहानी रचेगा, कैसे, और आपको कब ये पता चला कि ये बहुत पॉपुलर हो चुका, मतलब आपको कब ये रियलाइज हुआ? तारक मेहता का कास्टिंग के लिए मैंने ऐसे लोगों को चुना जो ज़्यादा अनुभवी नहीं थे, लेकिन सब लोग को मैंने देखा कि नहीं भाई ये सब दिल के अच्छे हैं। मैं पहला हमेशा बोलता हूँ, जो भी साथ काम करो इंसान अच्छा होना चाहिए, एग्जैक्टली, टैलेंट होनी चाहिए, वो मेरे लिए सेकंड प्रेफरेंस होता है ऑलवेज। क्योंकि एक आदमी इंसान अगर अच्छा होता है ना, तो ऑनेस्टी से काम अच्छा करेगा। काम करेगा, एग्जैक्टली। अगर वो ऑनेस्टी से काम करेगा तो टैलेंट उसको हमेशा सपोर्ट करेगी, और वो अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा, ये मेरा विश्वास होता है। तो आप जितना भी लोग देखेंगे तारक मेहता की पूरी स्टार कास्ट, तो यानी हर एक का अपना अपना एक कहानी है। मैं एक एक एपिसोड बना सकता हूँ, टप्पू का कैसे किया, क्या किया। तो 3-4 महीना तक मैं वहाँ एक हमारा स्टूडियो था, वहाँ ही जाता था, सब लोग लेते थे ऑडिशन में, देखता था, और 25-26 लोगों की टीम थी। तो वो सबको कास्ट करना, ये सबको हैंडल करना, वो एक अलग काम था। प्लस गोकुल धाम का सेट बनाना, वो खुले में है सेट। आज कोई भी शो का जो सेट होता है वो स्टूडियो के अंदर होता है, ये स्टूडियो के बाहर है। यानी ये सब कुछ उल्टा चश्मा जैसा ही है, सब कुछ उल्टा है जी। मेन किरदार 10 से 12 होते, इधर 24 किरदार है। और मैं किसके पर भी अगर स्टोरी बनाऊं, कोई भी किरदार पर, तो लोग उसको प्यार से देखते हैं। Exactly. खाली स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, ह्यूमर होनी चाहिए। या बट वही बात है, सिर्फ एक टारगेट ऑडियंस नहीं है, बच्चे बूढ़े सारे लोग बहुत पसंद करते हैं। सो मेरा वही सवाल था कि चूंकि इतना साल हो गया, जैसे बोला 17 साल हो गए हैं, अब आप 2 दशक लगभग हो गया है, और आप डिजिटल यूनिवर्स में आपने कदम रखा है, कैसे, क्या थॉट, कितनी मेहनत, और अब आपका, जैसा आपने बोला ना, पहले आपने
कैसे आपने सोच के अपना ये कदम रखा था तारक के लिए? अब डिजिटल यूनिवर्स में आप कदम रख रहे हो, क्या थॉट्स हैं, कैसे आप सोच रहे हो और आप आगे कहाँ इसको देखते हो? तो जब तारक मेहता का एक कुछ 2-3 महीने हो गए थे, तो तब धीरे धीरे एहसास हो गया कि शो पॉपुलर हो गया है। कहीं पे भी जाते थे लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में बात करते थे। तो मैंने वो एहसास कर लिया 3 महीने के बाद, जब, और ज़्यादातर आपको तो प्रेस रिपोर्टर से भी पता चलता है, तो जब न्यूज़ चैनल आने लगी सेट के ऊपर, और धीरे 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 3-4 महीने में पकड़ में आ गया कि नहीं, शो लोगों को समझ में आ रहा है, घर घर की पहचान, घर घर की पहचान। 6 महीना फिर धीरे धीरे बढ़ते गया। बीच में ऐसे भी दौर आए कि थोड़ा लगा शो कमज़ोर हो गया, तो वापस हमने इसको किया, कुछ करके, कुछ भी नई स्टोरी डाल के। कोविड का समय आया जब ऐसा लगा कि अभी लोग इतना भयंकर अनुभव से बाहर आए, पता नहीं शो देखेंगे या लोगों का थॉट बदल चुका है, क्या करेंगे पता नहीं। लेकिन कोविड के बाद हमको और ज़्यादा लोग आए। कुछ ऐसे लोग आए कि जो लोग ने पहले शो के बारे में मालूम ही नहीं था, वो लोग साथ में जुड़ गए, तो ऑडियंस बढ़ गया। और होता है एवरी डे, एवरी वीक का स्टोरी, एवरी मंथ का स्टोरी, तो वो तो हमको धीरे धीरे पता चल गया कि शो अच्छा कर रहा है और धीरे धीरे एक ब्रांड बन गया है। 2014 के बाद मुझे लगा कि नहीं, अभी हमारा कुछ और होना चाहिए। और जब भी मैं विदेश जाता था, या हमको एक बार डिज्नी वालों ने बुलाया, हांगकांग में हमने शूटिंग किया डिज्नीलैंड पे, तो उनके सारे कैरेक्टर, उनका म्यूजिक, उनके प्रॉपर्टीज, सब एज अ ब्रांड वो बिक रहे हैं और लोग और प्यार दे रहे हैं। और डिज्नीलैंड गए तो उधर का जो फिलोसॉफी भी है वो भी एकदम फैमिली वाला है। तो मैंने सोचा कि हमारा 140 करोड़ लोगों का देश है, हमारे पास इतनी सारी कहानियां हैं, हम लोगों का कोई ब्रांड नहीं है। हमारे बहुत सारे शोज अच्छे बन चुके हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोगों ने अच्छे शोज बनाए, लेकिन किसी ने ब्रांड बनाने के नहीं सोचा। और लकीली मैं खुशकिस्मत हूँ कि जब ये शो हमने बनाया, तभी से मैं एकमात्र प्रोड्यूसर हूँ। जैसे हमारे भिड़े भाई बोलते हैं ना कि एक मेव सेक्रेटरी, वैसे मैं एक मेव प्रोड्यूसर हूँ कि जिसने आईपीज क्रिएट किया, हमारे पास रखे 2008 में। क्योंकि मैं ये तो मानता था कि कॉमेडी की हमेशा रिपीट वैल्यू होती है। आज भी चार्ली चैपलिन हम लोग देखते हैं, हंसना लोगों को पसंद आता है। बिल्कुल। हम लोग उसी दोस्त के पास जाते हैं जब मायूस होते हैं, तब कि हमको मालूम है कि वो अच्छी बात करेगा, वो हमको हंसाएगा। हम दुखी रहने वाले दोस्त के पास नहीं जाते हैं, नहीं, बिल्कुल, है ना। तो इसीलिए मेरे लिए एक बहुत अच्छा वाक्य है स्वामी विवेकानंद का कि भगवान ने आपको ये सृष्टि में आपको जन्म दिया है, तो आपको उदास और मायूस रहने का अधिकार नहीं है। आप खुश रहो, आपको देख के दूसरे लोग खुश होते हैं। तो मैं भी मायूस होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं आज दुखी दिख रहा हूँ तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है। तो हमने चाहा कि हमारे कुछ ब्रांड होना चाहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो हैप्पीनेस दे रहा है, खुशी दे रहा है, लोग हमारे किरदार को देख के हंस पड़ते हैं। और मैंने 90 साल के बुजुर्ग लोग देखे हैं। मैंने एक बार हॉस्पिटल गया, एक आदमी आईसीयू में था, एकदम उछल गया देख के, यानी भूल गया अपना दर्द 2 मिनट के लिए। कुछ लोग मेरे लिए कलकत्ता से आते हैं, मिठाई लेके आते हैं, मैं नहीं मिलता हूँ तो सेट पे छोड़ देते हैं कि भाई आपका शो देख के उनका बीमारी जल्दी हो गया। कुछ लोग आते हैं कि भाई यही है, डॉक्टर ने बोल दिया है ज़्यादा समय ये दुनिया में नहीं बिताने वाले हैं, तो हम ये शो का शूटिंग देखना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे अनुभव होते हैं और कभी कभी आंख में आंसू आ जाते हैं कि लोग इतना प्यार करते हैं। और इसीलिए मैं भी थक जाता हूँ, लेकिन ये जब प्यार देखता हूँ ना, मेरे को लगता है नहीं, कुछ भी परिस्थिति होगी, कुछ भी तकलीफ होगी, शो तो करूँगा। मेरे में जहाँ तक ताकत है मैं नहीं छोड़ूंगा। तो जब ये ब्रांड का एहसास किया ना कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा ब्रांड क्या है, तो मैंने बोला एनिमेशन क्यों नहीं हो सकता है। तो एनिमेशन सोचा, फिर हमने सोचा गेमिंग, तभी गेमिंग का इतना बड़ा प्रभाव नहीं था, तो गेमिंग हम लोग कर सकते हैं। जो आजकल गेमिंग, आज वेव्स 25 में भी गेमिंग को और एनिमेशन को बहुत प्राधान्य दिया गया, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन लोग मोबाइल पे होते हैं।
लोगों को माइंड अभी एकदम कुछ ना कुछ ऑक्यूपाइड रखने का है। तो गेमिंग हो गया, एनिमेशन हो गया, और हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। तो एनिमेशन हमने किया, तो सोनी के साथ हमने तारक मेहता का छोटा चश्मा का एनिमेशन बनाया, अच्छा चला, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है वो। फिर हमने गेमिंग के बारे में सोचा, और एनिमेशन में हमने राइम्स के बारे में सोचा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा राइम्स। तो हमने ये तो हम बनाएंगे, चुटकुले, स्टोरी सब बनाएंगे एनिमेशन में। 2D एनिमेशन कर रहे हैं, 3D एनिमेशन कर रहे हैं, राइम्स को क्यों बनाया? राइम्स यानी बालगीत। बच्चों की। तो बालगीत बनाने के पीछे थॉट ये था कि हमारे बच्चे आजकल इंग्लिश राइम्स सुनते हैं। जैक एंजल वेंट अप द हिल, अपना राइम्स किधर है? एक हिंदी में एक होता था, एनक वाली कोई कविता होती थी। मैं तो अपना इंडियन लैंग्वेज में पढ़ा हूँ, इंग्लिश तो 5वीं के 5th स्टैंडर्ड के बाद आया, यानी तब तक तो ABCD चल रहा था। 7th के बाद कुछ छठे के बाद थोड़ा इंग्लिश ढंग का आया। तो और गुजराती कहानी में एक बिलाड़ी पाड़ी थी, ये सब गीत बाल जो गाने हैं वो हमारा कल्चर के बाहर चले गए। और जैसे हमारे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था कि मातृभाषा पे तो प्रभुत्व होना चाहिए। आप इंग्लिश जानो, जर्मनी समझो, फ्रेंच समझो, चाइनीज भाषा समझो, जो समझो, आपकी अपनी भाषा पे प्रभुत्व होना ही चाहिए। तो बोला नहीं, मैं अपना भारतीय भाषा के अंदर राइम्स करूँगा। हमारा इतना बड़े भारत देश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कोई ऐसा एंटरटेनमेंट के ब्रांड के ऊपर कोई यूनिवर्स बनाया हो। यानी तो ये मेरे लिए एक ये है कि ये मेरे लिए एक गोल है कि मैं एक ऐसा यूनिवर्स बनाऊं और सक्सेस हो जाऊं, तो लोग भी बनाएंगे। आज हमारे कैरेक्टर पॉपुलर नहीं है, हम लोग कौन से कैरेक्टर, सब विदेश के कैरेक्टर हमारे मुंह में। इतना बड़ा लिटरेचर है, इतना बड़ा हमारा सब स्टोरीज है, इतनी बड़ी माइथोलॉजीज है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है। आज मैं तो पता नहीं कब कर पाऊंगा, लेकिन रामायण के ऊपर हम लोग थीम पार्क बना सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते हैं? Exactly. भगवान की भक्ति के साथ हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं ना। अपना कल्चर होगा, होगा, संस्कृति होगी, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मैं जैसे कहता हूँ ना, मैं इसको राष्ट्रीय शो मानता हूँ, नेशनल शो ऑलरेडी है। करेक्ट। तो और मिनी हिंदुस्तान है, सब लोग प्यार से रहते हैं। एक जहाँ पे हर एक धर्म के लोग, हर एक भाषा के लोग, सब लोग प्यार से रहते हैं। ये होता है, छोटा मोटे झगड़े होते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली सब लोग हमारा भारत देश है। तो इस तरह से लोग रहते हैं। तो एक यूनिवर्स बनने के ऊपर हूँ कि अभी और क्या क्या टेक्नोलॉजी में हम लोग जा सकते हैं, और एंटरटेनमेंट को टेक्नोलॉजी के अलग अलग नज़रिए से हम ऑडियंस के सामने कैसे पेश करते हैं। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी सोच भी है, बट इसके पीछे बहुत मेहनत है, जैसा मैंने पहले ही बोला, क्योंकि कितना चैलेंजिंग आपके लिए है, क्योंकि डिजिटल दौर है, आप बहुत ज़्यादा यूज टू भी नहीं होंगे, बट बहुत कुछ आप खुद सीख रहे होंगे, और उसके साथ आपके लिए बहुत चैलेंजेस भी आता है। तो बेसिकली जब द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ क्या है आपके लिए? सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है ना, आज के ऑडियंस को समझना, दर्शक को समझना। क्योंकि जब 2008 में जब चालू किया था, मैं बार बार कहता हूँ, तभी दुनिया अलग थी। आज मेरे बच्चे बड़े हो गए, जो छोटे बच्चे थे वो बड़े हो गए। कभी भी किधर जाता हूँ तो कोई डॉक्टर होता है, बोलता है अरे छोटा था तब से देख रहा हूँ। तो और मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ जो 2008 में था। तो बोला भाई मैं तो वैसा ही हूँ। तो लोग तो ऑडियंस को पहचानना। 2008 में कोई व्हाट्सएप नहीं था, लोग इतना मोबाइल यूज नहीं करते थे। अभी तो हाथ में मोबाइल चाहिए, जनरेशन एक्स आ गया है, एक नहीं हाथ में मोबाइल चाहिए। यानी मुझे लगता है सिर्फ खाने के टाइम पे और नहाने के टाइम पे मोबाइल छोड़ देते होंगे, बाकी तो अभी ये भी आएगा कि आप नहाते नहाते भी बात कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। वॉशरूम में भी यूज करते हैं मोबाइल। हाँ बोल। यानी अभी मैं तो मोबाइल के बिना आदमी रह नहीं सकता है। तो ये सब धीरे धीरे बदला। कोविड के टाइम में लोगों की मानसिकता बदली। ये अभी के और मोबाइल के बिना रह भी नहीं सकते हैं। ये नहीं कि मोबाइल मत, हम
कैसे बोल सकते हैं, पूरी दुनिया में मोबाइल हो गई है एक्चुअली। हाँ छोटे बच्चे अगर स्कूल, पहले हम लोग बोलते थे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल मत दो, लेकिन आज मोबाइल पे एजुकेशन के एप्स भी होते हैं जी। तो अब कैसे पढ़ाई बोल मोबाइल सकते पे हो, हो पढ़ाई गई। पे होता है सब कुछ। तो ये सब कुछ मोबाइल पे होता है। जो मैं आप खाना मंगाना है मोबाइल के ऊपर, आपको कहीं जाना है मोबाइल के ऊपर। अभी ऐसा नहीं कि भाई रिक्शा रुकी नहीं, मैप लगाओ सीधा मैप लगाओ आ जाता है, नहीं तो हम खड़े रहते हैं भाई और रुको रुको, वो उसका मूड के ऊपर रुकेगा नहीं तो चल जाएगा। अभी वो नहीं है, आप टेक्नोलॉजी, पैसे 2 मिनट में ट्रांसफर हो जाते हैं, पैसे नहीं है तो कुछ नहीं, मोबाइल में पैसे पड़े हुए हैं। तो ये दुनिया बदल चुकी है। तो वो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि लोगों के मन के ऊपर टेक्नोलॉजी क्या असर करती है, लोग क्या सोचते हैं, लोगों की सोच में बदलाव में क्या आया है। लेकिन एक बात तो है कि चाहे लोग कितना भी देख ले, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, अपने साथ बात करने का तो सबको मन होता है, मोबाइल के साथ लगे रहते हैं जो भी है, लेकिन उनको एक अपना हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए, और ऐसी खुशी चाहिए जो परिवार के साथ वो लोग एंजॉय करें। आपने अकेले जोक सुन लिए, कोई भी रील्स के ऊपर कोई आपने कॉमेडी रील देख लिया, ठीक है आप अकेले हंसे, मजा तब आता है जब आप साथ में मिलके हंसते हो। क्यों हम घूमने अकेले नहीं जाते हैं? जाते हैं कभी कभी, लेकिन मजा नहीं आता है। 3 दिन 4 दिन फैमिली के साथ जब घूमने जाते हैं, साथ में बैठ के खाना खाते हैं, बातें करते हैं तो मजा आता है। तो ये सब मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ऑडियंस को ऑब्जर्व करता हूँ। अभी हमारा देश देखने जाओ तो गांव में अलग है, छोटे टाउन में अलग तरीके से लोग रहते हैं, बॉम्बे जैसे शहर में अलग तरीके से लोग रहते हैं। शो तो सब जगह जा रहा है। तो ये सब का रिसर्च, सोचना, ये चैलेंजिंग पार्ट, और उस टाइप से स्टोरी लेके आना, ये जरा मेहनत का काम है। और तनाव की परिस्थिति में भी आपको लोगों को हंसाना है। आपके मन पे चाहे कुछ भी बीत रही हो, आपके आजू बाजू में कुछ भी हो रहा हो, तो आपको उससे बचना है, क्योंकि आपका, हमारा माइंड वो ह्यूमर अगर क्रिएट नहीं करेगा तो मैं दर्शक को कैसे हंसा पाऊंगा। और हमारे दर्शक भी थोड़े थोड़े टेंस हो गए, कुछ ना कुछ रीजन से, कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट से, कभी कुछ ऐसा हो गया, कभी कुछ, तो हमारे दर्शकों के दिमाग पे भी कुछ असर होती है, उनके भी प्रॉब्लम बढ़ गए हैं, आज टाइम नहीं है लोगों के पास। तो सब में सबको हंसाए रखना, और 8:30 से 9 बजे तक आधे घंटे के अंदर, वो चैलेंजिंग काम है। तो वो तो करना पड़ेगा, है ना। मुश्किल काम करने का मजा अलग आता है। उसके लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं। बट जैसा आपने बोला ना कि एक शो में जॉनर, कॉमेडी जॉनर लाना, फैमिली शो में लाना बहुत मुश्किल काम है। बट आजकल कॉमेडी थोड़ा अलग वे में चला गया, आपको भी पता है, लोग कॉमेडी के नाम पे कुछ भी परोसते हैं, कुछ भी जा रहा है। तो आप क्या कहोगे? मतलब आपने भी देखा होगा बहुत सारे ऐसे इश्यूज आए थे कि कॉमेडी के नाम पे कुछ भी परोस देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, जो कि शायद एक्सेप्ट नहीं है हमारी सोसाइटी में। देखिए, कॉमेडी ऐसा प्रकार है ना कि जिसको कोई लोग ब्लैक कॉमेडी बोलते हैं, कोई सटायर कॉमेडी बोलता है, कभी कोई डबल मीनिंग कॉमेडी होती है कि एक मीनिंग का दूसरा मीनिंग निकले, वो एक कॉमेडी होती है। कभी कभी कॉमेडी करते करते आपकी जबान ये हो जाती है, स्लिप हो जाती है और आप कुछ भी बोल देते हो। तो वो कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना है वो थॉट होना चाहिए। बाकी आज जैसे बाघा भाई जैसे कहते हैं, जैसे जिसकी सोच, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं मेरा काम कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजन देते रहूँ, लोगों को खुशी मिले, परिवार के साथ मिले, ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर मिल के एपिसोड देखे मेरा, वो खुशी अलग खुशी है, क्योंकि वो दोनों जनरेशन को बांधता है जी। आज के ज़माने में ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर अलग जगह पे बैठे, छोटे बच्चे अलग जगह पे बैठे, तो ये सब परिवार को एक रखना, और परिवार एक रहता है तो समाज एक रहता है, समाज एक रहता है तो देश की संस्कृति भी बची रहती है और देश एक रहता है। तो सोचता हूँ कि परिवार पूरा साथ में एंजॉय करे, छोटे बच्चों के ऊपर कोई, उनके मनोभाव के अंदर कोई ऐसी चीज़ें ना आ जाए एपिसोड देखते वक्त। एक इनोसेंट सिंपल स्टोरीज, हंसी खुशी, और साथ में कुछ थॉट जबरदस्ती नहीं डालते हैं, तो साथ में कुछ थॉट हो स्टोरी के पीछे। अभी हमने गेमिंग के ऊपर एक एपिसोड बनाया था कि
वो क्रिकेट की टीम बनाने का हमारे गोगी को एकदम आदत हो गई जी। और उसका क्या हाल हो सट्टा गया। मैंने देखा तो सट्टेबाजी वाला जो था, हाँ, वो सपने में बहुत सारी चीजें, हमारा जो लोग कर रहे हैं उसके साथ कोई मतलब नहीं है, बट लेकिन एक सीख थी लोगों के लिए। हाँ ठीक है, कोई उसका बिजनेस कर रहा है करने दो, वो लोग बोलते भी है कि इससे आपको आदत ना लगे, लेकिन आज का जनरेशन सब कुछ अनुभव करना चाहता है। तो भाई आप अनुभव करो, समझो, आदत मत लगाओ। तो ये छोटी छोटी बातें वो जनरेशन को भी समझना पड़ता है। हम लोग अभी ज्यादा सिखाते तो भाई हमको सिखाओ मत, हमको मालूम है हमको क्या करना है। मेरा सवाल अगला वही था, क्योंकि जो पूरा, क्योंकि इस शो का सबसे खासियत ये है कि शो में लीप जैसा कुछ इतने सालों बाद भी नहीं आया। वो बच्चे ऐसे सीधे आंखों के सामने से बड़े होते गए, उनका पूरा बचपन टीवी पर है, और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी शो में लीप तो आना ही आना है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। और चूंकि अब कहानी, आपने जैसा बोला कि जनरेशन चेंज हुआ है, तो अब इस जनरेशन को ध्यान में रखते हुए आप अपने शो में क्या बदलाव करते हैं, या कैसे आप रिसर्च करते हैं ताकि लोग कनेक्ट हो, आज के जनरेशन कनेक्ट हो? देखिए वो हम लोग करते रहते हैं। जैसे अभी टप्पू सेना के ऊपर अभी हम लोग आगे स्टोरी बनाएंगे कि वो उनके कैरियर को लेके अभी आगे क्या करेंगे, और लीप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो अभी क्वेश्चन का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर वही आर्टिस्ट है जो 17 साल पहले थे, तो अभी सब उम्र में भी बड़े हो गए, तो स्टोरी वैसी बनानी पड़ेगी। तो वो एक रिसर्च और ये पूरा हमारा एक पैटर्न चलता है कि नया क्या करे। अभी तो खैर जल्दी दया भाभी को लेके आना है, पोपटलाल की शादी करानी है, मेरे पर भी एक परिवार जैसी जिम्मेदारी है कि घर के मुखिया के जिम्मेदार, जैसे पोपटलाल का शादी का आप शादी कब करा रहे हो, कराओ। तो बहुत लोग बोलते हैं, तो ये सब बैठ के सोचते हैं कि और क्या क्या नया कर सकते हैं। जो मैंने पहले भी कहा ना कि आज के जनरेशन के साथ आज के जो भी चेंजेस आते हैं उसके साथ हम लोग जुड़े रहते हैं, और अभी तक तो जुड़े रहे हैं। अभी तक कोई भी हमारा एपिसोड देख के नहीं बोलेगा कि आप कुछ भी स्टोरी चला रहे हो। आज भी समाज के साथ वो स्टोरी जुड़ती है। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जब हमारे 4000 एपिसोड हुए, तो हमने कुछ 60-70 बच्चों को हमने स्कॉलरशिप दी कि जो लोग बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं तो उनको हमने सबको कुछ पैसे दिए। वो युवा एक ग्रुप है, फाउंडेशन युवा अनस्टॉपेबल, एक ग्रुप है युवा अनस्टॉपेबल, उनके साथ जुड़ के हमने, क्योंकि ये भी हमारा दायित्व बनता है कि ये जो छोटे बच्चों ने हमको बहुत प्यार दिया है, तो जो ऐसे बहुत बच्चे जो स्लम में रहते हैं, पिताजी रिक्शा चला रहे हैं, माँ घर पे काम करती है, तो वैसे लोग के लिए हमने जितना मेरे से होता है उतना कुछ होता है तो वहाँ कुछ करते हैं। कि ये नहीं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर एक आदमी को कुछ सोच ऐसी रखनी चाहिए। और वो मैं तारक मेहता में बात बताता हूँ तो लोगों तक पहुँचती है। तो थोड़ा आप दूसरों के बारे में भी सोचो। ये थॉट मेरा ये करने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन शो के द्वारा अगर मैं कुछ करूँ तो वो अच्छा लगता है कि अच्छा काम हो गया। तो ऐसे और एक हमने एक बहुत बड़ी चीज़ अभी की है कि हमने एक बच्चों के लिए प्ले स्कूल बनाया है, जो छोटे बच्चे 1 से 6-7 साल तक के। तो अभी जैसे मोबाइल, आईपैड, ये सब तो कम, घर में टीवी, ये सब तो हो चुका है। टीवी पे भी आज आप स्मार्ट टीवी पे सब कुछ कर सकते हो। तो हमने एक ऐप बनाया है बच्चों के लिए, प्ले स्कूल के, जिसके अंदर पेंटिंग, जनरल नॉलेज, हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में बातें हैं। आजकल आप पूछो ना चाचा किसको कहते हैं, मालूम नहीं है। मामा किसको कहते हैं, अंकल, सब अंकल, बाजू का पड़ोसी भी अंकल, वॉचमैन भी अंकल, सब अंकल। ठीक है, ये एकता अच्छी है, थॉट अच्छा है कि भाई सबको अपना समझो, बट वैल्यू पता होना चाहिए। लेकिन वैल्यू पता होना चाहिए। चाचा है, ये बुआ है, मामा है, मौसी है, फूफा है, तो ये सब मालूम नहीं है। तो बच्चों के दिमाग में ऐसी क्या बातें जाए, तो हमने प्योर इंडियन लेकिन ग्लोबल लोगों को अपील करे वैसा स्कूल का ऐप बनाए। अभी बहुत बज़ था, जैसा आपने भी बोला कि दया बहन को आपको ले आना है, बहुत सारे बज़ थे। अभी रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस भी आ रहे थे, आपने भी देखा होगा, काजल के वीडियो आए थे कि दया बहन बन के आने वाली हैं। तो फाइनली, और अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा कि दया बहन जो है वो वापस नहीं आएंगी, दूसरी कोई दया बहन आएंगी। तो क्या है पूरा सच एक्चुअली?
देखिए वो जो दिशा वाकानी है, दयाबेन, वो मेरी बहन जैसी है और मेरा उनके साथ पारिवारिक एक अच्छा रिश्ता है, उनके परिवार से, उनके मम्मी पापा से, उनके हस्बैंड से। तो उन्होंने जो किरदार जो निभाया है, वो किरदार को रिप्लेस करना बोलेगा तो एक अलग बात है, क्योंकि उसने एक अलग हाइट पे वो किरदार निभाया। आज भी लोग दया भाभी को महसूस कर रहे हैं, वो नहीं है उसका जो महसूस कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। 6 साल हो गए, लोग भूल जाते हैं। एग्जैक्टली 6 साल में लोगों का दिमाग से चला जाता है, फिर भी दया भाभी लोगों का दिल पे राज करती है। अभी उनका पारिवारिक जिम्मेदारी है, 2 छोटे बच्चे हैं, उनको भी दिल करता होगा कि मैं शो में करूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो भगवान को प्रार्थना करता हूं कि कुछ ऐसा कुछ जादू करो कि वो आ जाए जी लेकिन उनकी भी कुछ परिस्थितियां ऐसी होगी तो नई दया भाभी तो मुझे लानी पड़ेगी। जी तो वो कोशिश चालू है। और मैं खुद जब से दया भाभी नहीं है ना, तब से मेरे को भी कुछ ऐसा लगता है कि भाई कुछ मिसिंग है, तो मैं खुद भी महसूस करता हूँ। उनके बिना एपिसोड करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम एग्जैक्टली इतने सालों तक बिना अभी तक उनके, और भी उतना ही प्यार अभी मिल रहा है। हाँ। तो ये कैसे हो रहा है? नहीं तो हमने स्टडी किया, दूसरे कैरेक्टर के पे भी स्टोरियाँ हमने सोची, ज़्यादा स्टोरी के ऊपर ध्यान दिया कि और क्या ह्यूमर करके, और लोगों ने एक्सेप्ट किया कि देखो मेरा प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं बेचारे आशीष भाई भी समझते हैं, दया भाभी लाने का है लेकिन नहीं ला सकते हैं, तो हम सपोर्ट करते हैं। तो ऑडियंस ने भी बहुत सपोर्ट किया है, ऑडियंस की फीलिंग्स मैं समझता हूँ। और अभी दया भाभी को तो लेके आ जाऊँगा, वो आ जाए तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो मैं कुछ ना कुछ मन्नत ऐसी मानने वाला हूँ और मैं करूँगा कि दया भाभी पुरानी दिशानी वाका नहीं आनी। बट सवाल यही होता है कि हर बार यही होता है, बीच में ऐसी खबरें आई कि वो कुछ समय के लिए आएंगे, शूट करेंगी, शूट भी शुरू होने वाला है, ऐसी बहुत सारी खबरें। क्या वजह है कि मतलब उनका क्या कहना कि वो अभी जो रिसेंटली खबर है कि वो नहीं आएंगी, तो सच क्या है एक्चुअली? पहले हम लोग बहुत कोशिश करते थे क्योंकि डेली शो है, 26 एपिसोड, रोज शूटिंग करना, तो आपको कुछ भी हो जाए शूट पे आना है। छोटा मोटा बुखार है तो भी दवाई लेके, क्योंकि रोज का डिलीवरी होता है डेली शो पे। अभी जैसे अभी के जो हालात है तो हमको बैंक भी रखनी पड़ती है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, हमको मालूम नहीं है। तो रोज के शो में बहुत सारी डिफिकल्टी होती है, बहुत सबको कमिटेड रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग छुट्टी ले ली चले गए शो हो जाएगा, ऐसा कोई आर्टिस्ट ऐसा बिहेव नहीं कर सकता है। एक डिसिप्लिन ये शो का एक मूलभूत एक ये होता है। शो से बड़ा कोई नहीं, शो से बड़ा कोई नहीं, और आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। राइटर को भी डिसिप्लिन में रहना पड़ता है कि भाई आज स्टोरी भेजनी है तो भेजनी है। डायरेक्टर को भी डिसिप्लिन में रहना पड़ता है कि नहीं इतना शूटिंग और इतना मिनट आना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए नेक्स्ट डे एपिसोड तो आना ही चाहिए, क्योंकि रोज का चैनल का बिजनेस वैसा है, सब कुछ वैसा है। तो हमने कोशिश बहुत की, लेकिन डेली करना, शादी के बाद इतना कमिटमेंट देना, हमने भी कोशिश बहुत की, उन्होंने भी बहुत कोशिश की। फिर उनको जब कोविड में दूसरा ये बेटा आ गया, पहले बेटी थी, बेटा आ गया, तो थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि दोनों बच्चों को संभालना, छोटे और वाकई वो है भी दया भाभी जैसी, सबका ख्याल रखती है। तो अभी लेकिन नया दया भाभी लेके आएंगे, एक चैलेंज आएगी लाइफ में, वो चैलेंज हम लोग ऑडियंस का प्यार और मेहनत करके इसको भी पार कर लेंगे। तो आपने देखा होगा बहुत सारे क्लिप्स जो वायरल हुए थे, तो आप देख के आपका क्या रिएक्शन था? मतलब हमने तो काजल से बात किया तो उन्होंने भाई मेरे बहुत पुराने ऑडिशन के ये हैं जो अब वायरल हो रहे हैं। आपने देखा वो क्लिप्स बहुत सारे दया भाभी के? वो तो अभी बहुत लोग मिमिक्री भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अभी ठीक है, सबको वो इच्छा है। अभी वो कैरेक्टर ढूंढना भी, वो आर्टिस्ट ढूंढना भी बहुत मुश्किल है, तो अभी ढूंढ रहे हैं। और अभी मुझे लगता है कि हम लोग फाइनल फेज में आ गए हैं, और अभी कुछ महीनों में आप देखेंगे कि माता जी चलो गरबा हो जाए। तो ये जो फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, चैलेंजिंग है, मतलब क्योंकि दया भाभी को रिप्लेस करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आपके लिए बड़ा चैलेंज क्या होगा, क्योंकि सेम दया तो नहीं आ सकती? बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा, और चैलेंज आनी चाहिए। जब हमको देखो ये आना चाहिए ना काम, क्योंकि तो एक नयापन आएगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं अभी राइटर के साथ बैठ के कि अभी का दया भाभी आएगी वो कैसी होगी, क्योंकि अभी टप्पू बड़ा हो गया है, उम्र में थोड़ी बड़ी होंगी, उम्र में टप्पू बड़ा हो गया है जी।
तो रोमांस भी बदलेगा दया जेठा का। जी जो पहले था कि उसको चिमटा भर देती थी, अभी वो इतना बड़ा बेटा हो गया है, जी फिर भी कुछ आदतें नहीं जाएगी। जी तो बहुत कुछ बदलेगा सर। एक आदमी का देखो स्वभाव के साथ, अरे उम्र बढ़ने के साथ स्वभाव भी बदलता है, क्योंकि थोड़ा मेच्योरिटी और हो जाता है, कभी जिम्मेदारी बहुत आ जाती है, बात करने का लहजा भी बदल जाता है। लेकिन एक स्वभाव किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं मेरे सब लोग को बोलता हूँ कि इतना टेंशन मत लो, टेंशन में भी आप हंसना सीखो जी और खुश रहो। टेंशन तो होता ही है, होने ही वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है। ये सब नहीं कर पाता क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है। आप बहुत अच्छी तरह से बताते लोगों को। आप एक और चीज़ जानना चाहेंगे, ये शो 17 सालों से लोगों को दिलों में राज कर रहा है, आज भी कर रहा है, बट ये जो परिवार, जो माला एक बनाया है आपने, उसमें कई मोती अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि नहीं रहे, कुछ लोगों ने छोड़ दिया। एज ए प्रोड्यूसर, बीइंग प्रोड्यूसर, आपका ये बच्चा है शो, जब ऐसी सिचुएशन आती है, भले ही लोग आपको बहुत कुछ कहते हैं, आप भले ही बोलते हैं कि नहीं हम सब संभालेंगे, बट लिटरली आज जानना चाहेंगे क्या इफेक्ट पड़ता है और तब आपके लिए कितना मुश्किल होता है कि जब ऐसे लोग ऐसे निकल जाते हैं, फिर आपको दूसरे लोगों को लाके एक अच्छा माला फिर से बनाना पड़ता है। देखिए ये चैलेंज आती है जब आप एक, मैं सोचता हूँ 17 साल सबको साथ में रखना वो छोटी बात नहीं है। 10 साल तक तो हमने, 5-6 साल, 7-8 साल तक तो सब लोग जुड़े रहे। कुछ लोग गए वापस भी आ गए कि नहीं वापस आ गए, कुछ लोग को 10-12 साल के बाद अलग दुनिया में जाना कि हमने तारक मेहता भी कर लिया। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक डिसिप्लिन शो के लिए होती है, क्योंकि ये डेली शो के अंदर डिसिप्लिन रखनी पड़ती है। ये कोई मेरा ऑर्डर नहीं है, ये शो का ये रिक्वायरमेंट है, ये टेलीविज़न का रिक्वायरमेंट है। तो 17 साल में लोगों की परिस्थिति बदलती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं अभी मैं पूरा फ्रीडम लेके काम करना चाहता हूँ, बाहर भी काम करूँ, जो कभी कभी मैं वो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आगे की स्टोरी पता नहीं होती है। तो क्योंकि सब लास्ट मोमेंट होता है, स्क्रिप्ट का बैंक होता है 1 वीक तक का, वो भी फाइनल स्क्रिप्ट आते आते कभी 2-3 दिन बच जाते हैं। एग्जैक्टली, आजकल तो बहुत चेंजेस हो गए। तो अभी जैसे आज अभी का जो मेरा कल का, अभी मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी, परसों शूटिंग है उसका, कुछ गलती होगी तो हमारे राइटर कुछ चेंज करेंगे, डायरेक्टर से कुछ सुझाव आएंगे, तो वो परसों शूटिंग होगी। तो रोज की जद्दोजहद होती है। तो वहाँ जब भी कुछ आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता है तो मैं सबको बोलता हूँ कि देखो आपने सबने बहुत प्यार दिया है, ये शो आपकी वजह से यहाँ तक पहुँचा है, संभव हुआ है ये सफलता पे। जाओ तो प्यार से जाओ, एक नोटिस पीरियड होता है, प्यार से जाओ, दिल दुखा के जाके जो हमने साथ में जो खुशियाँ बांटी है, तकलीफ उसी बात का, तो वो तकलीफ बहुत होती है। यानी मैं तो ईमानदारी से कहता हूँ कि मैंने हर एक, मेरा जो भी आर्टिस्ट ने काम किया मैं उसका दिल से जुड़ गया हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट वो चीज़ जब परफॉर्म करता है ना तो ही आपको पहुँचाता कौन है, आपकी कहानी है, वो कहानी दर्शक तक पहुँचाने वाले मेरे कलाकार हैं। अगर वो कलाकार को मैं प्यार नहीं करूँगा तो पॉसिबल नहीं है, और वो कलाकार को प्यार नहीं करूँगा तो स्क्रिप्ट में मैं हंस भी नहीं पाऊँगा। तो मेरे को तो किरदार को बहुत प्यार करना पड़ता है, क्योंकि वो वही सोडी के बारे में कि वही मेहता हो गया, वही जेठालाल हो गया, अय्यर भाई हो गए, वो सबके बारे में स्टोरीज चलती है और बहुत प्यार से सब लोग रहे। लेकिन पता नहीं, अक्सर होता है ये सब कि जब हम कोई जॉब भी करते हैं तो कोई हमारे स्टाफ में भी होता है, छोड़ने के टाइम पे अलग माहौल हो जाता है। पता नहीं क्यों लोग इतने नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ भी बोलने लग जाते हैं। लेकिन मेरा काम है कि भाई मैंने तो कुछ ऐसा है नहीं किसको भी हो, कुछ मेरी भी जिम्मेदारी है शो चलाने के लिए, तो मुझे वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। कोई मैंने पर्सनल उसके लिए कभी कुछ नहीं किया है, तो मैं फिर भी उनका आभारी व्यक्त करता हूँ कि जितना भी टाइम रहे उन्होंने मेरे शो के लिए कुछ किया है जी। चाहे कोई एक छोटा सा किरदार भी आ जाता है ना, वो भी कुछ शो को देके जाता है। कुछ एक किरदार आते हैं जो 3-4 एपिसोड में होते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे गुलाबो करके एक कैरेक्टर थी हमारे शो के अंदर, जेठालाल की कुछ आ गई है गर्लफ्रेंड या बीवी जैसा शादी वाली, उसने बहुत अच्छे से किया, तो उसका भी योगदान है। 4400 एपिसोड में कितने लोग आ गए, कम से कम 2-3 हज़ार आर्टिस्टों ने काम किया होगा।
ये शो ऐसे एक जन से थोड़ी हुआ है, एग्जैक्टली। एक जन से नहीं होता है ना। तो ये सबकी मेहनत से हुए। राइटर इतना मेहनत करते हैं, जब सीन बराबर बनते नहीं है तो पारिवारिक डिनर कैंसिल कर देते हैं कि नहीं आज मुझे एपिसोड लिखना है। ये सब होता है, तब जाके आप अचीव करते हो। इसीलिए कहावत भी है ना कि दूसरों को खुशी देने के लिए आपको तकलीफ होएगी, Yeah. लेकिन उसी में आपको भी खुशी मिलती है। या बट बीइंग प्रोड्यूसर, हाँ, जैसे आपने सोडी का नाम लिया, हमने अभी हाल ही में हमने सोडी से मुलाकात की थी और आपसे मुलाकात भी किए थे, और उनकी इच्छा भी कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वापस फिर से जुड़ें। क्या बात हुई थी, मतलब लिटरली वो नहीं, अच्छा इंसान है, तो थोड़ा सा सेंसिटिव है, अच्छा इंसान है। उसने भी तारक मेहता में बहुत मेहनत की थी, क्योंकि जब वो नया नया बॉम्बे में आया था जस्ट, और मैंने उसको देख के ही उसका कास्टिंग कर दिया था, क्योंकि जो इसका इनोसेंस था, जो उसका लुक था, और फिर हमने किरदार भी ऐसा बनाया। देखो, हर एक किरदार बनाने में मेहनत होती है, किरदार इंपॉर्टेंट होता है। कलाकार तो किरदार को परफॉर्म करता है अच्छे से, तो हम किरदार को ऐसे डेवलप करते हैं कि लोगों को प्यार करें, वो किरदार को प्यार करें, और वो किरदार का प्यार हमारे कलाकार को भी मिलता है। तो बात हुई, लेकिन क्या था कि अभी के जो सोडी है वो बलविंदर सिंह सूरी, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखेंगे अभी कुछ रास्ता, मैं भी सोचूंगा कुछ ऐसा निकल आए कि मैं सोडी के लिए कुछ कर पाऊँ, क्योंकि परिवार से ही है जी। वो चला गया, तभी समझाया था उसको कि भाई तू छोड़ मत, लेकिन तभी कोविड के हालात ऐसे थे, तो अभी वो बातों में नहीं जाऊंगा। उनको बहुत समझाया था कि अभी ये छोड़ने का टाइम नहीं है, जब दुनिया के पास काम नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन तभी वो, मैंने कहा तो सेंसिटिव है, धार्मिक भी बहुत है, और तो अच्छा लगा है। मैं उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ और कोशिश करता हूँ क्या कर सकता हूँ। ओके, लास्टली, जैसा हमने बोला, चूंकि शो की कहानी अब बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ हो रहा है, और लोग यही सोच रहे हैं कि दया बहन आएंगी कैसे, क्या लीप आएगा या कुछ होगा इसके बाद दया बहन की एंट्री होगी, या कहानी में किस तरह से बदलाव होगा, वो थोड़ा जानना चाहेंगे। अभी तो है ना, उसके बारे में सोच रहा हूँ। अगर आपको सच ऑनेस्टली कहता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ, और पूरा दिन है ना वो सोच में ही मेरा टाइम जाता है। तो वो सोचने में अगर क्योंकि कैसे करूँगा, क्या करूँगा, रोज के शो की स्टोरी भी बनानी है, साथ में आगे का 3 महीने में शो कैसा बनेगा वो भी सोचना है। तो मेरी क्रिएटिव टीम के साथ वही थॉट में लगा हुआ हूँ कि आगे मैं कैसा करूँगा। लेकिन पूरी लाइनअप है, बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मस्त स्टोरीज और आगे आएंगी, और दया भाभी आने के बाद दया भाभी तो, के साथ हाँ, जबरदस्त होएगा। मोस्टली लगभग कितना समय लग जाएगा? लंबा टाइम नहीं लगेगा, खाली एक दिक्कत हमको आती है बॉम्बे में, बारिश की। जी। हमारा सेट एक तो है फिल्म सिटी में, वहाँ पता नहीं जंगल है, कभी बारिश आती है, कभी धूप आती है, वो पता नहीं चलता है। और सोसाइटी में खुले में शूटिंग होता है, तभी बहुत तकलीफ होती है। तो वो एक अंदाज करके कि कोई फेस्टिवल में लेके आऊँ, कैसे लेके आऊँ, वो सब मोस्टली गरबा करते लेके आऊँ, या कुछ ऐसा करते लेके आऊँ। आपने कभी बहुत अच्छी बात करी कि ये हमारे सबके लिए मैसेज होना चाहिए कि हमेशा आप, कोई भी आदमी अगर जुड़ना नहीं चाहे तो उसको भी मालूम होना चाहिए कि शो ने उसको क्या दिया है, मेरा संबंध क्या था उनके साथ, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ क्रिएटर ऑफ द शो। ये नहीं होना चाहिए कि छोड़ते, जब साथ में काम करते तब सब कुछ अच्छा था, जब छोड़ दिया तो एकदम सब गलत। मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे जिसमें किसी ने बोला कि उन्होंने मुझसे प्रॉपर तरीके से बात नहीं की सेट पर, और बहुत सारी, आपने भी खबर, आप भी पढ़ते ही होंगे, सब खबर क्या आती करूं पढ़ के, मेरा परिवार है, मेरा भी वो घर में तो होता है, मेरे परिवार है, मैं नहीं, मेरा खुद का अपना परिवार है, मेरे बीवी बच्चे हैं, तो सब लोग मुझे जानते हैं। मैं अभी किसके बारे में क्या बोलूं। अभी डिसिप्लिन नाम का एक शब्द है हमारे शो के साथ। हमको, जब आपको ऑडियंस ने इतना सारा प्यार दिया है, तो हमको सबको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अगर जो आर्टिस्ट वो समझेगा नहीं ना कि ये प्यार ऐसे ही मिल गया है, टैलेंट पे मिल गया, ऐसे नहीं होता है। ऑडियंस जब प्यार करता है ना तो पूरा प्यार करता है, और ऑडियंस जब छोड़ देता है ना तो याद भी नहीं रखता exactly. है। बहुत ऑडियंस का प्यार है ना बहुत खतरनाक होता है। एक चीज अगर ऐसी हो गई, कुछ हो गया आप, तो आर्टिस्ट को ऑडियंस का प्यार का कदर होना चाहिए। और ये शो अभी पैसों के लिए नहीं है कि कमा रहे, हो रहा है, कमा रहे, नसीब में है, कमा रहे,
लेकिन सो जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। आपको जिम्मेदार सबको होना पड़ेगा। ऑडियंस आपके साथ एक अपेक्षा रखती है, आप जिसको सर्विस देते हो, रोज 8:30 से 9 बजे तक आप हंसाते हो, वो लोग आपसे कुछ नया नया एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ करो। आप ऐसा ही नहीं कर सकते, प्यार ऐसे ही नहीं मिलता है। एग्जैक्टली, रातों रात ऊपर करते हैं और रातों रात उतार भी देते हैं। और एक आखिरी सवाल ये भी, मदर्स डे है, मदर्स डे पर आपकी यादें कैसे होता है? और हालांकि माँ के लिए हर दिन होता है, बट ये स्पेशल डे आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? आप क्या कुछ करते हैं? देखिए, मैं आज सुबह से सोच रहा था कि मदर्स डे चल रहा है। ये मदर्स डे, इस टाइम का जो मदर्स डे है, वो हमको सबको हमारी भारत माता को समर्पित करना चाहिए। ये भारत माता जो हमारे देश की माँ है, मातृभूमि है, देश की धरती है, धरती को हम माँ समझते हैं। तो इस टाइम जो हमारी माता ने भारत माता की धरती पे हमको जन्म दिया है, तो इस टाइम हमारा दायित्व है हम हमारी भारत माता के लिए कुछ करें। अपनी मम्मी, तो सबकी मम्मी अपने बच्चों को प्यार करती है, अपने जो भी बच्चे होते हैं माँ उसके लिए सब कुछ होती है। तो एक दिन ऐसा नहीं होता है कि आज मदर्स डे, आज मम्मी को प्यार कर दिया, ऐसा बात नहीं होता है। रोज मदर्स डे होना चाहिए, लेकिन ये पर्टिकुलर मदर्स डे है वो हमारा भारत माता के लिए होना चाहिए। जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। बट फिर भी माँ, आप कैसे करते थे? ये तो चलो इस बार का स्पेशल है, आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? आज भी कैसे करते हैं? क्या होता है? देखिए, सच में कहूँ तो मैं हमारे भिड़े भाई का जमाने का हूँ, तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं करता हूँ कि मदर्स डे है तो चलो। लेकिन अभी मीडिया ने ऐसा कुछ कर दिया है कि मदर्स डे तो आपने कुछ किया नहीं मम्मी के लिए। नहीं, मम्मी के लिए हम लोग करते हैं रोज ना रोज। आज स्टेटस पोस्ट करते हैं लोग, तो कहा कि मम्मी के रोज मम्मी तो ऐसा है, मदर्स डे मेरे लिए रोज है। और लेकिन अभी मीडिया का देख के मम्मी भी व्हाट्सएप मैसेजेस देखती है, तो जाएंगे किधर आइसक्रीम खाने के लिए और किधर घूम के आएंगे। बाकी अभी मम्मी को क्या चाहिए, उसको क्या आप गिफ्ट दोगे? जो माता ने आपको सब कुछ दिया है, आप क्या दोगे? तो आप अपने माँ बाप को खुशी जितना दो, ऐसा काम करो, खुशी दो। उनको कुछ नहीं चाहिए होता है, मैंने तो एहसास किया है। आप प्यार से बैठो, 2-3 मिनट भी प्यार से बात कर लो बिजी लाइफ में, वो सबसे बड़ा होता है। उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट वही होता है। फिर भी मॉम आपकी लाइफ में कितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया, क्या कुछ किया है, अगर आप बताना चाहें? नहीं, बहुत कुछ किया है और बचपन में बहुत डांटा है, और वो डांटने की वजह से ही मैं आज ये जगह पे हूँ। मुझे बुक्स पढ़ने के लिए बचपन से न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाली है। और मेरे पिताजी की तनख्वाह इतनी नहीं होती थी, फिर भी हमारे घर में मैगजीन आते थे, तो उसमें हम लोग ड्राइंग का कलर पढ़ते थे। वो सब मदर ने बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया है। और पढ़ाई के ऊपर मार्क कम आए, कुछ हो गया तो ज़बरदस्त डांट मिलती थी। और अच्छी भाषा बोलो तो बहुत, क्योंकि बचा के रखा था। बचपन में कभी पान खा के भी अगर आ गए तो मुंह लाल देखा तो सीधा थप्पड़ पड़ जाता था। तो माँ का बहुत संस्कार है। और आज मैं सब चीज़ देखता हूँ ना, तो मेरे को लगता था कि बचपन में माँ ऐसा गुस्सा आता था कि यार होमवर्क क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। लेकिन आज वो डिसिप्लिन माँ से आती है। संस्कार जो आज हम जो भी बनते हैं ना, हमारे माँ के संस्कार से बनते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप अपने सारे जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं, जो भी आपके उत्तम विचार हैं, वो जल्दी सक्सेसफुली इसी तरह हों। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।